वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हमने एक्ट स्टार्ट किया था उसका टाइटल था फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हमने काफ़ी प्रोविज़न्स पढ़े हैं रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ द वर्कर, रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। उन सब चीज़ों के साथ साथ अब हमें ये समझना है कि जो लेबर पॉलिसीज़ के अंदर जो प्रोविज़न्स जो लाए गए हैं उसके इमर्जिंग ट्रेंड क्या हैं। तो जब हमने राइट ऑफ वर्कर रिलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ा था तो आपको याद हो हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोविज़न्स हैं रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर उसमें ये रखा गया है कि जो वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके हेल्थ पर, उनके वेलफेयर पर ध्यान दिया जाए। जैसे हमने पढ़ा था प्रोविज़न रिगार्डिंग द वेलफेयर के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे वॉशिंग फैसिलिटी उन्हें दी जाए कि सेपरेट मेल फीमेल वर्कर के लिए वॉशिंग फैसिलिटी हो, स्टोरिंग और ड्राइंग की फैसिलिटी दी जाए। कुछ स्टैंडिंग पोजीशन के वर्क रहते हैं जो वर्कर कर रहे हैं उनके लिए सिटिंग की व्यवस्था हो। फर्स्ट एड फैसिलिटी के साथ साथ एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी दी जानी चाहिए जहां 500 और मोर एम्प्लॉय हैं। कैंटीन की फैसिलिटी 250 वर्कर पर दी जानी चाहिए, 250 और मोर वर्कर है तो वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। शेल्टर की फैसिलिटी 150 और मोर एम्प्लॉय पर दी जानी चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा था कि यदि वुमन एम्प्लॉई हैं फैक्ट्री के अंदर तो उनके लिए क्रेच की फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि नंबर ऑफ़ वुमन जो है वो 30 वुमन से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्रेच की फैसिलिटी होनी चाहिए। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर में हमने ये देखा था कि यदि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई 500 हैं या मोर वर्कर हैं तो उनके वेलफेयर के लिए वेलफेयर ऑफिसर भी क्या होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहिए। तो ये हमने प्रोविज़न रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर को हमने पढ़ा था। इससे पहले हमने देखा था वर्कर के सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न सेक्शन 21 से लेके सेक्शन आपका 41 तक थे। तो 21 में हमने पढ़ा था कि फेंसिंग ऑफ मशीन की मशीन जो सिक्योरली फेंस होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि कुछ मशीनों की नेचर इस तरीके से होती है कि उनमें उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए मूविंग पार्ट से। जैसे हमने देखा था कि जो मशीनरी जैसे बेल्ट वगैरह जिसको हम पट्टा बोलते हैं उससे चलती हैं तो वहाँ पे पट्टे में फंसने की डर रहता है किसी एम्प्लॉय का। ऐसे हमने वर्क ऑन द नियर मशीन इन इमोशंस हमने देखा था कि जो ट्रेन चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यंग पर्सन है, उनको टाइटली फिटिंग क्लोथ पहनने चाहिए, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के अंदर हमने देखा था कि यदि ट्रेन पर्सन नहीं है तो उसको डेंजरस मशीन के पास नहीं भेजना चाहिए। यदि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उसे नहीं भेजना चाहिए। हमने मशीन को लिफ्ट करने का भी हमने देखा था, सेल्फ ट्रैक्टिंग मशीन भी देखा था। मशीन की केसिंग के अंदर कुछ प्रोविज़न्स हमने देखे थे। ऐसे ही हमने वुमन और चिल्ड्रन जो कॉटन ओपनर के नियर थे उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। होइस्ट एंड लिफ्ट और चेंस के बारे में हमने देखा था कि मशीन के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं सेक्शन 28-29 के अंदर होनी चाहिए। फिर हमने ये भी देखा था रिवॉल्विंग मशीन की। कुछ मशीन इस तरीके की होती हैं जिसमें हम स्टेप लेते हैं टू सी द सेफ स्पीड इज़ ए नॉट एक्सीडिंग की मशीन की जो एक स्पीड है उससे लिमिटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं चल रही, कहीं प्लांट प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो गया, हायर प्रेशर तो नहीं है एटमॉस्फेयर पर। तो इन सब चीज़ों को हमने देखना है ताकि सेफ वर्किंग कंडीशन हो सकें। फ्लोर एरिया जो है आपका, स्टेयर्स वगैरह जो हैं आपके, स्टेप्स जो हैं, इन सब चीज़ों का भी हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। हम देखें पिट सम और ओपनिंग फ्लोर्स की हम देखें कि वो क्या होना चाहिए। फ्लोर जो होना चाहिए मस्ट भी सिक्योरली कवर होना चाहिए, एक्सेसिव वेट नहीं होना चाहिए, ओवरलोड की सिचुएशन, हैवी लोड की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है। ऐसे हमने देखा था कि कुछ इस तरीके के फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जैसे कांच वगैरह का काम होता है तो आँखों में लगने का डर रहता है, तो उनके लिए आँखों के लिए प्रॉपर गूगल वगैरह यदि परचेज़ किए हैं तो उनका वो यूज़ भी करें। ये नहीं कि गूगल रखे हुए हैं, परचेज़ तो कर लिए हैं। डेंजरस फर्म्स हैं उनके लिए हमने प्रिकॉशंस को हमने देखा कि क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। इनफ्लेमेबल गैसेस के बारे में हमने देखा कि ऐसी मशीन्स के पास यदि इस तरीके की डस्ट या गैस वगैरह हैं तो वो क्या कर सकती हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। हमने देखा था कि जो एयर है, एयर इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें एक प्रोविज़न जो रहता है वो गैस वगैरह का, डस्ट वगैरह का नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन इन द केस ऑफ फायर हमने देखा था कि जैसे ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि हमें किसी फैक्ट्री के अंदर से एग्जिस्ट करना है तो मीन्स ऑफ एग्जिस्ट इन द केस ऑफ फायर शैल बी क्लियरली मार्क इन ए रेड लेटर। तो वहाँ पे इस तरीके से मेंशन होना चाहिए कि एग्ज़िट यहाँ से इजीली हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है एग्ज़िट मार्क नहीं होने के कारण लोग फंस जाते हैं।
सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग मशीनरी के बारे में भी हमने देखा था कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम क्या देखे, चेक करें कि सेफ्टी है या फिर नहीं है बिल्डिंग या मशीनरी की। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग पर भी हमने देखा था कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग है उसका हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी करना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की बात हमने पहले पढ़ी थी कि सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, जहाँ पे भी आपके 1000 और मोर वर्कर हैं वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर होगा, वो अपनी रिपोर्ट वगैरह देगा। तो इन सब प्रोविज़न्स को पढ़ने के साथ साथ हमने ये देखना है कि ये जो आपका ट्रेंड चले हैं, जो ट्रेंड हैं वो क्या हैं। तो राइट ऑफ वर्कर रिलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी हमने देख लिया कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही नहीं दी जा रही ऑक्यूपायर के द्वारा कि जैसे हेल्थ और सेफ्टी पर विशेष ध्यान रखा जाए। वहाँ पे इनएडिक्वेट प्रोविज़न तो नहीं है, कभी जो प्रोविज़न्स दिए हुए हैं उनको अप्लाई नहीं किया जा रहा, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इन सब चीज़ों को हमने राइट ऑफ वर्कर रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर पढ़ा था। रिसेंट डेवलपमेंट में हम देखें तो अब हुआ क्या है, इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्प्यूट जो हैं वो कम होने लगे हैं क्योंकि वर्कर की हेल्थ सेफ्टी पर ध्यान देने लगे हैं। जो आपको याद हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट थे वो भी कम हुए हैं, एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट थे वो भी कम हुए हैं। कोड ऑफ डिसिप्लिन फैक्ट्री के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, उससे कोड ऑफ डिसिप्लिन के कारण इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ जो है, चाहे पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हो चाहे आपका गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ हो, वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती। जैसा कि हमने यूनियन की बात की थी, नॉन यूनियनाइजेशंस भी, जो पहले यूनियनाइजेशन का डर रहता था लेकिन नॉन यूनियनाइजेशंस के कारण अब नेग्लिजेंस की ऑफ ड्यूटी, केयरलेस ऑपरेशन, डैमेज टू प्रॉपर्टी, नॉन यूनियनाइजेशन के कारण ये प्रॉब्लम भी क्या हुई हैं, रिमूव हुई हैं। और वर्कर को क्या मिली है, वर्कर को फ्रीडम टू वर्क मिली है। वर्कर क्या कर सकता है कि जिस वर्क को उसको असाइन किया गया है वो उसके रिगार्डिंग उसको प्रॉपर अथॉरिटी भी दी जाने लगी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉई एज वेल एज वर्कर हैव बाउंड देमसेल्फ टू एक्सप्रेस डिसअप्रूव टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑफिसर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे वर्कर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि जो आपका वर्क के रिलेटेड फ्रीडम नहीं है या जो आपका कोड ऑफ एथिक्स जो था, कोड ऑफ डिसिप्लिन था वो लागू नहीं हो रहा है, तो उस समय वो क्या कर सकता है, ऑफिस बियरर वगैरह ऑफिसर वगैरह को क्या कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशंस दे सकता है उसके रिगार्डिंग। और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जो पर्सन ऑथोराइज पर्सन है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो कहीं वास्तव में तो नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम वास्तव पे तो नहीं है, तो उसको चेक करके अपनी रिपोर्ट्स भी देगा। वो देखेगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपोर्ट भी करेगा। इसके अलावा कोड हैज़ been successful in creating awareness among the employer and worker of the obligation toward the each other। इसके अलावा देखो वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है, तो ये सारा एक्सपेक्टेशन जो है वर्कर का एम्प्लॉयर की तरफ से था, ठीक है ना। अब ड्यूटी वर्कर की भी है, एम्प्लॉयर की भी है कि वो एक दूसरे की तरफ जो ओब्लिगेशन है उनको वो क्या करें, पूरा करें। जब इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं तो एम्प्लॉयर से ओब्लिगेशन पूरा होता है, वर्कर को अवेयरनेस दी जाती है, तो वर्कर भी ओबलाइज होता है एम्प्लॉयर के लिए, वो भी अपनी स्किल्स स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सकें। तो हम ये देखें कि ये जो पॉलिसी है, टाइम के साथ साथ जो पॉलिसी इसके अंदर जो चेंजेस आया है वो एक पॉजिटिव चेंज है जो फ्यूचर्स के अंदर एम्प्लॉई के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को ला रहा है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होने के कारण वो अपनी एफिशिएंसी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हायर प्रोडक्टिविटी में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा वर्कर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट्स के अंदर। पहले वर्कर पार्टिसिपेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वर्कर अवेयर नहीं था। अब वर्कर के एजुकेशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं और वर्कर के जो एजुकेशन प्रोग्राम है उनका एप्रिसिएशन भी हुआ है। ईयर बाय ईयर प्रोग्राम जो हैं, टीचिंग ऑफ टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर, ये जो इस तरीके के प्रोग्राम हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह हैं, कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग से वो वर्कर को प्रोवाइड की जा रही हैं। इससे होगा क्या, वर्कर वर्किंग स्कीम्स, अपने राइट्स के रिगार्डिंग, अपने ओब्लिगेशन के रिगार्डिंग अवेयर रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे और वो अपनी एबिलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे और वो रेड्यूस करेंगे यदि कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आती है। तो हम ये देखें कि रिसेंट जो चेंजेस आए हैं, जो आपके अमेंडमेंट आए हैं, उससे जो वर्कर की कंडीशन भी सुधरी है, फैक्ट्री के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम भी कम हुई है, वर्कर की प्रॉब्लम भी सोल्व हुई हैं। और ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है कि जो भी
एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस पर जो अप्लाई हो रहा है, इंस्टीट्यूशन रोल जो प्ले कर रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं और उनका कंप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उनके कारण हुआ है। तो ये हमने लेबर पॉलिसी इमर्जिंग ट्रेंड के अंदर हमने इसको समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।